हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। दोस्तों, आप अगर टीचिंग एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो जे टेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो या DSSB हो या रीट हो, ठीक है, तो सभी के लिए ये काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये कहता है कि सीखने संबंधी नियोगिताएं समानता, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी मिल जाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सीखने संबंधी नियोगिताएं समानता, ठीक है। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर करना है। सबसे पहले कहता है कि उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हेरिडिटी का बात हो रहा है। दूसरा है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, ठीक है। तीसरा है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। चौथा है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट है हेरिडिटी का बात करता है कि जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकता है उसके माता पिता से उसमें गुण आए हों, ठीक है। चाहे उसे किसी चीज़ को पढ़ने में समस्या आती है या लिखने में समस्या होती है, तो ये क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सेकंड का बात करें तो फर्स्ट हमारा आंसर हो सकता है। सेकंड का बात करें तो यहाँ पे कहता है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये जो भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसमें भी, प्लस जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं उसमें भी, सभी में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला तो हमारा होगा नहीं। अगर हम थर्ड का बात करें, यहाँ कहता है लड़कियों की तुलना में लड़कों में, तो ये जो है रूढ़िवादिता का बात आ जाता है यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हम 4 का बात करें तो अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी और ग्रामीण से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हेरिडिटी वाला हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का आंसर 1 नंबर होगा। तो आप लोगों का अगर 1 है तो बहुत अच्छी बात है। टोटल हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों का कितना करेक्ट होगा लास्ट में कमेंट करके एटलीस्ट आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कहता है कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह 100 और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि 100 को वाज या वाज को 100 पढ़ देता है, उसी तरह से न्यूक्लियर को अनक्लियर या अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ देता है, ठीक है। तो उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, क्या है। तो बच्चा किस चीज़ से ग्रस्त है, तो दोस्तों ये क्या है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। जो इसके ऊपर अभी आप देखें यही है इसका लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है। निर्योग्यताएं, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे में, ठीक है, वह 100 को वाज पढ़ देता है या न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ देता है, तो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाला रिलेटेड है आपका। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, डिस्मॉर्फिया, डिसलेक्सिया, सब जबलिंग विकार और डिसलेक्सीमिया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। तो अगर 100 को वाज या अनक्लियर को न्यूक्लियर या न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ देता है तो ये क्या प्रॉब्लम है, तो डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। 1 मिनट दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ बता दें, ये वाला जो है, ठीक है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी, इसका हम यहाँ पे आई बटन में दे देते हैं। तो ऊपर का जो आई बटन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप क्लिक करके इस वीडियो पे विजिट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित चरण आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चिंतन के बारे में जो भी सूचना प्रक्रमण, यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते जो है उसका जो प्रोसेसिंग होता है, तो इसमें कौन सा चरण, कौन सा स्टेप फॉलो करता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग नीचे सीक्वेंस दिया हुआ है, तो आपको बताना है। तो यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा ईजी लगता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरे में है प्रतिक्रिया चयन, तीसरे में है
पूर्व प्रक्रमण और फिर श्रेणीकरण। ठीक है, इंग्लिश में आपको ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक है, रेस्पॉन्स एग्जीक्यूशन, रेस्पॉन्स सिलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग और कैटेगराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक सीक्वेंस जाएगा तो ये आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप चिंतन करते हैं तो क्या करें, उसके पहले आपका माइंड में कुछ ना कुछ प्रोसेस करते हैं। किसी काम को करने के पहले क्या करते हैं, आप उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बारे में जो भी वह सोचते हैं तो प्री प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद क्या करें, उसको कैटेगराइज करेंगे, यानी कि क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, यानी श्रेणीकरण करेंगे, कौन किस तरह से हमको वो काम करना है, यानी कैटेगराइज करेंगे, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला हो गया सी, फिर हो गया डी। उसके बाद क्या करेंगे कि हम जब कैटेगराइज कर लिए तो आपको लगेगा कि अगर हम ये इस काम को ऐसे करें तो उसका क्या अच्छा या ख़राब रिस्पॉन्स हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर उसके बाद, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स सिलेक्शन, यानी कि फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये, फिर थर्ड हो गया रिस्पॉन्स सिलेक्शन, और लास्ट में क्या हो जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, यानी कि क्रियान्वयन या फिर एग्जीक्यूशन करेंगे। तो 4 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस क्या जाता है, सी, फिर डी, फिर बी और फिर हो जाएगा ए। तो उसी तरह से हिंदी में इसको आप देख सकते हैं, सी डी बी ए, यानी कि पहले गौ हो जाएगा, फिर घ हो जाएगा, फिर ख और फिर क हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे है देखिए, गौ, घ, ख, क, तो यानी सेकेंड नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में से शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ठीक है, जो भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो फर्स्ट में कहता है कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, सेकंड में कहता है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तीसरे में कहता है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, और चौथे में अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं या गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, तो अगर हम फर्स्ट का बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहता है कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, आत्मनिर्भर वो होता है, लेकिन हम लोग सारे ऑप्शंस को यहाँ पे पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से इसको सेलेक्ट कर पाएँ कि हमारा यही अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेकंड में देखते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए, शिक्षकों से स्वतंत्र नहीं होते, शिक्षकों से ही वो सीखते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, यानी इंट्रोवर्ट स्वभाव के होते हैं, यानी कि वो एकांत रहना चाहते हैं, उन्हें कि ज़्यादा मतलब किसी से मतलब नहीं होता, इस तरह का नहीं होता है वो। ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, तो यहाँ पे इसके बारे में निगेटिविटी बता दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, तो फर्स्ट नंबर। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग समझेंगे, आपको भी ऐसे ही एग्जाम में जो है करना है। ठीक है, आप इजी वे में कर पाएंगे, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या कहता है कि आंशिक पुनर्फलन, ठीक है, पार्शियल जो रीइंफोर्समेंट होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे सही आपको बताना है। तो फर्स्ट में कहता है कि सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, सतत यह हो गया, क्या हो गया, कंटिन्यूअस, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। दूसरे में कहता है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तीसरे में है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। चौथे में पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। ठीक है, तो आंशिक पुनर्वलन का अगर हम बात करें पशु से रिगार्डिंग, तो ये होगा नहीं, इसलिए इसको हटा देंगे। उसके बाद कहता है यहाँ पे वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब कक्षा कक्ष में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये तो बिल्कुल गलत बात, प्रयोग क्यों नहीं हो सकता है। आंशिक पुनर्वलन, आंशिक क्या हुआ कि आप बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ आप छात्रों को इनकरेज करने के लिए कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी करते हैं, तो ये क्लास में तो हो ही सकता है, इसलिए हमारा थर्ड भी रॉन्ग, 4 भी रॉन्ग। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो देखिए दोस्तों, जब आपको रोज़ाना मतलब मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन होता है कि अच्छी बात है, मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन रोज़ 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 हमेशा आपको मोटिवेट करेगा तो आप क्या होंगे, ऊब जाएंगे, तो वो आपके लिए फिर उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आपको अगर कहे कि रोज़ आप अच्छे स्कोर कीजिए, आपको रोज़ जो है कुछ ना कुछ उपहार मिलेगा, तो आप उपहार के लिए वो पढ़ना शुरू कर देंगे, ना कि आप कुछ सीखने के लिए। ठीक है, तो आपका ओरिएंटेशन कुछ और
के तरफ चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है रॉन्ग। तो उसके लिए क्या होगा, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, कभी कभार आपको कुछ अगर एनर्जेटिक बात बताएंगे, ठीक है, तो क्या होंगे कि आप ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम विजिट की तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, ठीक है, यानी कि शारीरिक रूप से जो बच्चे अक्षम हैं तो उनमें क्या होगा। तो फर्स्ट में कहता है डिस्ग्राफिया, दूसरा है डिस्थामिया, तीसरा है डिसकैलकुलिया, चौथा है डिसलेक्सिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा हम आपको बताते हैं, आप लोग राइट आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ शारीरिक रूप से अक्षम, जब शारीरिक रूप से बच्चे अक्षम होते हैं तो पहले नीचे के चीज़ों को समझ लीजिए। डिस्ग्राफिया क्या होता है, जब लिखने में आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो लेखन से रिलेटेड हो जाता है डिस्ग्राफिया। डिस्थामिया क्या होता है, डिप्रेशन। ठीक है, आपको किसी चीज़ का टेंशन है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन की स्थिति होती है। ठीक है, डिस्थामिया। उसका डिसकैलकुलिया होता है कि आप कैलकुलेशन जो है नहीं कर पाते हैं सही से, मैथ में कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होता है। डिसलेक्सिया क्या होता है कि 100 को वाज पढ़ देते हैं या वाज को 100 पढ़ देते हैं। ठीक है, जो इसके पहले आप देखे थे, न्यूक्लियर को अनक्लियर या अनक्लियर को न्यूक्लियर आप पढ़ देते हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारे क्या माइंड गेम है सारा। लेकिन अगर डिस्ग्राफिया का बात करें तो ये आपका क्या कहते हैं, बॉडी एक्टिविटी आता है, लिखने से संबंधित आता है। ठीक है, तो शारीरिक रूप से जो बच्चे अक्षम उन्हें लिखने में समस्या आएगी, नहीं डिस्ग्राफिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है और आपको आंसर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहता है कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं, तो जीवन के बारे में प्रति तृप्ति के भाव को। ठीक है, जो किशोर हैं उनके अंदर क्या फीलिंग या क्या एक्टिविटी कर सकता है वही यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, सेकंड में कहता है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तीसरा है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। फिर कहता है आत्मसिद्धि का भाव। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो एक किशोर होता है तो उसके अंदर किस तरह का एक्टिविटी होता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं कि दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ठीक है, यानी एनएक्साइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स। यहाँ पे अगर फर्स्ट का बात करें तो जीवन के बारे में प्रतितृप्ति के भाव, यानी कि उसमें सेटिस्फैक्शन होता है, वो संतुष्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। जो किशोर होता है उसमें असंतुष्टि ज़्यादा होता है, इसलिए फर्स्ट तो होगा नहीं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर, तो बचपन में जो अपराध किए हैं उसके प्रति उसका डर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बचपन में जो क्या बचपन में उसका कहानी खत्म, तो ये थर्ड नंबर भी नहीं होगा। आत्मसिद्धि का भाव, आत्मसिद्धि भाव क्या हो कि उसमें बहुत ही ज़्यादा जैसे महात्मा गांधी हुए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद हुए, तो इस तरह का कुछ भाव उसमें पनपने लगता है। तो इस तरह का भाव किशोर में नहीं होता है, वो थोड़ा एग्रेसिव माइंड का रहता है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो सेकेंड नंबर। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सूक्ष्म गति कौशल, ये क्या होगा, गति कौशल यानी मूवमेंट का कुछ बात हो रहा है। ठीक है, मोटर स्किल का बात हो रहा है। तो सूक्ष्म मैंने फाइन मोटर स्किल्स में कौन सा बेटर होगा वो आपको बताना है। फुदकना होगा, दौड़ना होगा, लिखना होगा, चढ़ना होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए फुदकना, इसमें कोई स्किल तो है नहीं। दौड़ने में कोई स्किल नहीं है। चढ़ना कोई स्किल नहीं। लेकिन हाँ, लिखने का अगर बात करें सभी लिखते हैं, लेकिन एक अच्छा लिखावट जो है उसमें डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, दौड़ना, फुदकना और चढ़ना ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है बॉडी का, लेकिन लिखना जो है ये अलग हो जाता है, क्योंकि सभी का लिखावट एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, और किसी का लिखावट बहुत अच्छा लिखने का तरीका होता है, तो ये क्या हो जाता है, जो है सूक्ष्म गति कौशल हो जाता है। क्या, तो लिखना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, तो 3 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहता है कि वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ठीक है, तो वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जेडपीडी के बारे में पढ़े हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर आप स्कैफोल्डिंग के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, तो इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो आप स्वयं से कर सकते हैं। देखिए इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए स्वयं करने का दायरा है और आप ये यहाँ हेल्प के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो जेडपीडी क्या होता है कि ये स्वयं से करके आइए जो किसी की हेल्प से कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो दायरा होता है ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
ठीक है। और इसका फोल्डिंग क्या होता है कि ये जो आपको ये हेल्प करता है ये चीज़ करने के लिए, जो क्या कहते हैं टेम्प्रोरी सपोर्ट होता है, वही होता है आपका इसका फोल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखिए क्या हो गया, सहयोग का बात हो रहा है, तो इसका राइट आंसर डायरेक्टली हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो सहयोगात्मक समस्या समाधान यानी कि फर्स्ट नंबर ही डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहता है दोस्तों, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थ का जो होता है ये क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ठीक है, वाक्य होता है, रूपीम होता है, स्वनिम होता है, या फिर संकेत प्रयोग विज्ञान होता है। ठीक है, यानी प्रैग्मेटिक होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, यानी कि रूपीम या मॉर्फीम। तो भाषा में अर्थ का सबसे छोटी इकाई क्या हो गया, मॉर्फीम। सिंटैक्स क्या होता है, तो सिंटैक्स होता है आपका जो डिफरेंट वर्ड्स होता है किसी भी सेंटेंस में, उसको एक ग्रामर के एक अनुसार जो हम एडजस्ट करते हैं या फिर जो सेट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा होता है सिंटैक्स। ठीक है, ग्रामेटिकली ये करेक्ट होता है। उसके बाद है यहाँ फोनीम। मॉर्फीम तो आप समझ रहे हैं, फोनीम क्या होता है, साउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है फोनीम। जैसे मान लीजिए पुट, ठीक है, पुट अगर हम बोलते हैं, ठीक है, पुट बोलते हैं और फिर पॉट बोलते हैं, तो इसमें जैसे कि पी लिए, तो पी इससे छोटा तब कुछ होगा नहीं, प, तो स्मॉलेस्ट यूनिट तो प हुआ। ठीक है, इसमें भी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ, प। अगर हम बोलते हैं कट, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ, सी, क। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, तो फोनीम। उसके बाद आ जाते हैं प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक क्या होता है, प्रैग्मेटिक होता है व्यावहारिकता, यानी कि प्रैक्टिकल, किसी चीज़ को आप प्रैक्टिकल वे में करते हैं तो वो होता है प्रैग्मेटिक। तो यहाँ पे प्रैग्मेटिक से कोई लेना देना था नहीं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, तो सेकेंड नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, धन्यवाद।